चलिए देखिए, कॉपी बंद कर लीजिए, चुपचाप सुनिएगा, ठीक है। मैं ये सोच रहा था, कल हमने सोचा था ना वहां तक एक चैप्टर और है, उसको खत्म करके ही फिर रुकते हैं। मतलब मैग्नेटिक्स तक कर ही लिया है, ईएमआई है ना, ईएमआई एसी बस यहाँ तक खत्म कर लिया जाए, फिर जितनी चीजें रह गई। तुमको क्या हो गया? ठीक है ना, तो कॉपी एकदम बंद कर लीजिए, सीधी कहानी मतलब कहानी जैसा सुनिएगा, फिर अगली क्लास में उसको नोट करिएगा। देखिए, ये कॉपी बंद करने का मतलब मुंह खोलना नहीं होता यार, नहीं। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ईएमआई मतलब ईएमएफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल फोर्स, उन सबको यहाँ पे यूज किया हुआ है। और एक मैजिकल फार्मूला आता है वो फराडेज एक्सपेरिमेंट से, है ना। तो समझना बहुत जरूरी है, नए फॉर्मूले बहुत कम मिलेंगे, एक दो ही मिलेंगे आपको, ठीक है। ये चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से शुरू होता है? तो फराडेज एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से वहां से कहानी शुरू होती है। और एक बार देखिएगा है क्या है। तो रिजल्ट ऑफ फराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले ये देखिए, है ना। देखिए इसमें क्या है, मतलब कुछ और ही कुछ कर रहे होंगे भाई, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। तो एक बड़ा अजीब सा एक ऑब्जर्वेशन दिखा, वो ये था कि भी एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। तो एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कोई नई बात तो है ही नहीं, गैल्वेनोमीटर बना ही डिफ्लेक्शन के लिए, जब भी उसको किसी लूप में रखेंगे, ईएमआई लगाए, ईएमएफ लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा। जो नई चीज थी कि भी जिस लूप में ये डिफ्लेक्शन आया था, जिस लूप में ये गैल्वेनोमीटर उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था या पहले से किया हुआ था, उसमें कोई बैटरी नहीं था, मतलब कोई ईएमएफ के लिए कोई सोर्स नहीं था, उसके बाद भी डिफ्लेक्शन दिख रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी यार। यार डिफ्लेक्शन लाने के लिए करंट चाहिए, वायर में करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर अगर कनेक्ट किया तो उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। बट इस लूप में कोई बैटरी जैसी कोई चीज है ही नहीं, या कोई भी सोर्स जो ईएमएफ प्रोड्यूस करे या प्रोवाइड करे वो नहीं था, है ना। फिर भी डिफ्लेक्शन आया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया ये कैसे हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि उनके हाथ में एक मैग्नेटिक बार था, तो मैग्नेटिक बार के मूवमेंट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो वो उन्होंने वो चेक किया कि अच्छा इसकी वजह से है कि भाई हाथ में मैग्नेट है, तो मैग्नेट जैसे मूव करा रहे तो अगेन डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इस आउटकम से, इस ऑब्जर्वेशन से फिर उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, ठीक है। उन्होंने ऐसा किया कि अब एक लूप बनाया जिसमें कोई ईएमएफ का कोई सोर्स नहीं लगा, लूप में गैल्वेनोमीटर है और वो लगा दिया। देन उसमें अलग अलग तरीके से कि लाइक, और इस पे खूब इस साल पे एडवांस में भी क्वेश्चन है, मेंस में भी क्वेश्चन था, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए यार, देखिएगा। लूप है, ठीक है। अब लूप में क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कोई सोर्स नहीं लगाया ईएमएफ का, कोई बैटरी या ऐसी कोई भी चीज नहीं लगाई, और उसके बाद फिर एक मैग्नेट को लिया और इसको मूव कराना शुरू किया। तो उन्होंने पहले क्या किया, लाइक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है, ऐसा समझ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इसमें। लाइक ये लूप है, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द लूप मूव करा है, देखा ये डिफ्लेक्शन आया। अगेन नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द लूप, देखा फिर से डिफ्लेक्शन आया बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन इन्होंने इसको उल्टा किया, साउथ पोल, देन मूव करा है, फिर से डिफ्लेक्शन आया पहले के ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर उल्टा ले गए, फिर से डिफ्लेक्शन आया, इसको रख दिया, अगेन इसको मूव करा है, वापस डिफ्लेक्शन मिल रहा है, दोनों को मूव कर रहा है तब भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो शुरू में जो आया होगा उनके दिमाग में कि रिलेटिव मोशन जब दोनों के बीच में, बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। बट उसको फॉर्मुलेट करना एक बड़ा चैलेंज था यार। इसको ऑब्जर्वेशन तो आ रहा है कि ठीक है भैया वो एप्पल नीचे गिर रहा है ना, उसको फॉर्मुलेट करना तो वो एक बड़ा चैलेंज फिर निकल के आया। यार इसको कैसे फॉर्मुलेट करें, ये ऑब्जर्वेशन तो है कि भाई ठीक है, मैग्नेट को जब टुवर्ड्स द लूप या अवे फ्रॉम द लूप मूव करा रहे हैं तो उसमें गैल्वेनोमीटर जो भी रखा हुआ है हमने, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहे हैं। डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब कि उसमें कुछ करंट आ रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तब फाइनली वो एक फॉर्मूले पे पहुंचे और एक नई फिजिकल क्वांटिटी के साथ, न्यू फिजिकल क्वांटिटीज, मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ आ रहा है? उन्होंने ये कहा कि यार जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते थे ना, वैसे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। देखना ध्यान से समझना कि अगर हमने ऐसा लिख दिया, देखो क्लोज लूप के लिए जैसे लिखते तो अभी तुम सीधा ऐसा लिख दो कि भी बी डॉट डी एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस
इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, तो वैसे क्या होगा, बी डॉट डी एस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. व्हाट इज बी हियर, मैग्नेटिक फील्ड, डी एस एरिया वेक्टर, और ये फ्लक्स जो हो गया यही क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया. देखना ये मैग्नेटिक फ्लक्स. अब उन्होंने ये कहा कि यार जब भी मूवमेंट होता है तो ये एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती है यार. अब सोचो जरा क्यों चेंज होती है. लूप है, टुवर्ड्स द लूप मैंने मैग्नेट को मूव करा. लूप का अपना एक एरिया है, लूप का अपना एक एरिया है ना, सपोज दैट एरिया इज ए. ठीक है, तो जब तुम मैग्नेट को टुवर्ड्स द लूप मूव कराओगे तो लूप के रीजन में, लूप के जोन में जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. यार मैग्नेटिक बार के नजदीक ज्यादा इंटेंसिटी है, तो मैग्नेट को अगर क्लोज टू लूप ले जाएं तो लूप के लिए ड्यू टू दिस रॉड, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक बार जो फील्ड आएगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा. लिख सकते हैं ना, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा. दोनों को मूव कराएंगे तब भी वेरी करेगा, इनफैक्ट चेंज होगा, इंक्रीज होगा. दूर ले जाए तो डिक्रीज होगा. तो इन सारे केसेस में क्या हुआ, ये एक क्वांटिटी था जो चेंज हो रहा था. बात समझ आ रहा है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था ना, तो उन्होंने ये सीधा पहला फॉर्मूला दिया जो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से आता है, फर्स्ट लॉ जो निकल के आया रिजल्ट से, कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, changing magnetic flux produces EMF in the loop. ठीक है, changing magnetic flux produces EMF in the loop. बात समझ आ रहा है. तो देखो कहां से कहां पहुंच के पता लग रहा है कि भाई एक ऐसा हुआ कि भी कहीं से डिफ्लेक्शन दिखा और वहां से फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट की कहानी शुरू की, तो फर्स्ट रिजल्ट ये निकल के आया. तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये पहला रिजल्ट दिया, वो लॉ बन गया फैराडेज फर्स्ट लॉ. ठीक है, अब दूसरा ये था कि ठीक है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है कि भाई कब फ्लक्स चेंज होगा वो यहां से पता लग रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो उस पर्टिकुलर लूप में जिससे तुम फ्लक्स चेंज करा रहे हो वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. यहां तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को. सेकेंड लॉ जो उन्होंने दिया वो मैजिकल है. अब हम लोग समझेंगे कि उस फॉर्मूले का एग्जैक्ट मैकेनिज्म से, एक्चुअल मैकेनिज्म से कहीं से कोई लेना देना नहीं है, बट हर एक केस में वो बिल्कुल वैलिड है फॉर्मूला. ठीक है, देखिए सेकंड जो आया, तो ईएमएफ को जो लिखा था, ईएमएफ होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कब, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराओगे. तो यहां से एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसमें ज्यादा हमने टाइम नहीं लगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है. बिल्कुल सेम पैटर्न पे बी को ई को बी से रिप्लेस कर दीजिए तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स पे पहुंच जाते हो. ठीक है ना. ईएमएफ जो आएगा ये माइनस डी फाइव बाई डी टी, जो वैल्यू होगा ईएमएफ का वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बात समझ आ रहा है. तो एक अभी तक हमने ये क्या पढ़ा था, अभी ईएमएफ कहाँ से लेके आते थे, नॉर्मली बैटरी से निकालते थे या कुछ और होता था. अब एक नया तरीका यहाँ पे दिख रहा है क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द लूप. अभी जितने भी वो डायनेमो यूज करते हैं, वो एनटीपीसी एनएचपीसी कहीं पे भी मेन एनर्जी कुछ भी हो, फाइनली जो यूज करते हैं वो यहीं से आता है. 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, है ना. तो देखिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द लूप. फर्स्ट रूल हो क्या, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सॉरी ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसको कितना लिखेंगे, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां तक सबके समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, नहीं. अब देखिए ये लिख लिया. अब इसको एक्चुअल सिचुएशन पे जाते हैं और इसका अलग अलग जो सिचुएशन पे अलग अलग केसेस के लिए जो रिजल्ट होगा वो निकालते हैं ना. तो सबसे पहला देखो, यहां तक सबके समझ आ गया है, कोई डाउट है किसी को, माइनस डी फाइव बाई डी टी. ठीक है, अब फर्स्ट लिखिए मोशनल ईएमएफ. ठीक है, नाम से पता लग जाएगा. ये ईएमएफ आता है किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द फील्ड. मतलब किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, वहां से जो फ्लक्स सॉरी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या रख दिया हमने, मोशनल ईएमएफ. यहां तक समझ आ रहा है. अब देखिए देखना समझना,
पहले हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को यूज करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, देन इसके एक्चुअल मैकेनिज्म पे जाएंगे, हुआ क्या, कैसे ईएमएफ आया, फिर देखना वो कितना मुश्किल है और फाइनली रिजल्ट एक ही हो तो आपको लगेगा यार कितना मैजिकल है वो फॉर्मूला। अभी देखिए, ये यू फ्रेम इसको कहते हैं, है ना, कंडक्टिंग यू फ्रेम है, मतलब ये रिजिड है, इसमें कहीं से कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, एक मूवेबल वायर रख दिया, जब तक कहे नहीं जी यूज नहीं करना है, एम जी, ऐसा नहीं कि नीचे उसको, मतलब सब कुछ है, जो भी फोर्स दिखेगा जो लिखा जाएगा इधर, है ना। अब देखिए, लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल, रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, आंसर बताइएगा, अभी आपसे पूछेंगे, अभी लिख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है, ठीक है। अभी इस लूप में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मुस्कान, कितना, अभी कितना आएगा, 0, बिकॉज फ्लक्स तो है, अभी इस मोमेंट पे फ्लक्स है कि नहीं है, फ्लक्स तो है, ये एरिया हो गया ना, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड करोगे वो फ्लक्स हो जाएगा। बट फैराडेज एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से जो दो लॉ बने हैं वो क्या कहता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द लूप। फ्लक्स है बट ये क्या है, कांस्टेंट है, यहां तक समझ आ रहा है, कोई ईएमएफ होगा क्या, नो। अब हमने क्या किया, इसको एक वेलोसिटी दे दी v, हमने इसको v वेलोसिटी दे दी, अब क्या होगा, अब फ्लक्स इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि जैसे तुम इसको बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ने लग गया और फील्ड तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कांस्टेंट है, तो b इंटू ए बढ़ रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब चेंजिंग फ्लक्स का केस हो गया ये। मतलब फर्स्ट रूल के हिसाब से यस, ईएमएफ तो होना चाहिए यार इसमें, तो ईएमएफ होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए वो सेकेंड लॉ से मिलेगा, तो हम लोग करते हैं, देखिए क्या आएगा। इसको हमने कुछ एक्स एज्यूम कर लिया, कर सकते, तो एट दिस मोमेंट टोटल फ्लक्स, एट दिस मोमेंट टोटल फ्लक्स जो लिखेंगे, अब यहां तक सबके समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को, ये लिखा हुआ है सबकी कॉपी पे, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तो अभी जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बी थीटा, हम लोग क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, अरे एरिया वेक्टर ये हो गया, लिख सकते, तो थीटा कितना आ गया, 0, तो यहाँ पे थीटा साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमारे को, कॉस लिखना है ना, डॉट प्रोडक्ट लिखना है किसका, बी और एस का, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो बी एरिया कितना होगा, x इंटू एल। तो एट दिस मोमेंट जो टोटल फ्लक्स थ्रू द गिवन लूप है इट इज b इंटू एक्सएल, ये जो एक्सएल लिखा ये एरिया हो गया, जो एक्सएल लिखा है यही क्या है, एरिया ऑफ द लूप। यहां तक सबके समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को, नहीं, तो देखिए अब सेकेंड रूल यूज करेंगे, तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख सकते, यही तो सेकेंड, अरे E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड डाल दिया, लिख सकते हैं ना, कितना आएगा बोलिए, माइनस डी बी एक्सएल अपॉन डी टी, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, इसमें क्या कांस्टेंट है, माइनस बी एल कांस्टेंट है, बच गया क्या, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को v लिख सकते क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को आप v लिख सकते हो, लिख दीजिए, तो कितना आएगा, v b l, ये मैग्नीट्यूड जो ईएमएफ का आया वो कितना आ गया, v b l, दिस कॉल मोशनल ईएमएफ। इसको और डिटेल अभी समझेंगे, इसको अलग अलग तरीके से कि भी रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, किसी एंगल पे होगा तो क्या होगा, वो खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए है ना, बट यहाँ तक तो सबके समझ आ रहा है कि मोशनल ईएमएफ कैसे निकल गया, ठीक है। अब अगर आपसे मैं कहता हूं कि यार ये फॉर्मूला कहां से आया, ये ईएमएफ है, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं हम लोग। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि यार ईएमएफ के डेफिनेशन पे जाओ, तो ईएमएफ क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन के लिए क्या मतलब रिक्वायर्ड है, एकदम मस्ट वो चीज है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क डन आएगा ना। तो यार इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट चार्ज ऐसी कोई चीज दिख रही है क्या, नो।
ये एक मैजिकल फॉर्मूला है कि भाई यार फ्लक्स इमेजिनरी क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी से हमने एक रियल क्वांटिटी का आंसर निकाला हुआ है ना। बट इसका ये जो रियल मैकेनिज्म होगा वो अलग हो सकता है ना। अब वहां तक पहुंचते हैं हम लोग। यहां तक मैं क्या कह रहा हूं समझ आ रहा है? यार ये एक रिजल्ट आया जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका और भी तरीका हो सकता है निकालने का, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना। यार ठीक है, ईएमएफ है क्या, वर्क डन है, कैसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहां से दूसरा मेथड जो नॉर्मल मेथड, यहां तक समझ आ रहा है? अब देखिए ईएमएफ जो है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। बेसिक फॉर्मूला ये जो हमने करंट में पढ़ा हुआ है। ईएमएफ क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां तक सबके समझ आ रहा है? तो यार इसके कौन से पोर्शन पे वर्क डन के लिए क्या चाहिए? फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, बाद में डिस्प्लेसमेंट और एक प्रॉपर थीटा चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम फोर्स पे पहुंचते हैं भाई। ये फोर्स है कौन सा, कहां पे कौन सा फोर्स है जो ये चीज प्रोड्यूस करेगा? तो देखो इस पूरे पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस पे फोर्स आ सकता है जो अभी तक तुमने पढ़ा हुआ है? मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आ सकता है। मतलब ये काम की चीज है। अगर हम लोग इस वायर को देखें तो ये कुछ काम बता सकता है यहां से, तो इसको बाहर निकालते हैं। बात समझ आ रहा है? तो अगर इस रॉड को बाहर निकाल लें हम लोग, ठीक है, तो लेंथ कितना है इसका? एल। यहां तक समझिएगा आप। तो ये लेंथ एल हो गया। मतलब बढ़िया, यहां से कई कॉन्सेप्ट के वो ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे, कई न्यूमेरिकल का अप्रोच बनेगा। यहां तक सबके समझ आ गया था? ये तो हमने निकाल लिया, काम यहां तक खत्म हो जाना चाहिए था। फैराडेज एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये फॉर्मूला मिल गया और ये सफिशिएंट है ना। लेकिन बीच के कई न्यूमेरिकल से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो यहां से ये जानना जरूरी है। अब ये देखो, ये वायर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किस तरफ? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस कंडक्टर में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है सभी एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अलॉन्ग विद द कंडक्टर जितने भी पार्टिकल्स है वो भी मूव कर रहे हैं ना यार, तो उन सब में मूवमेंट है। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी होने लग गया होगा। यार जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सब पे फोर्स आया होगा, तो उन सब में सभी मूव कर सकता है, सभी मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो सब पे क्या होगा? एक्सेलरेशन भी आएगा। एक तरफ वो एक्यूमुलेट भी होने लगा होगा, शिफ्ट भी होने लगा होगा। तो सबसे पहले देखिए फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स है। कहीं डाउट हो तो बताइएगा, बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, एक बार और पढ़ेंगे इसको तो समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी इधर है, फील्ड इधर है, तो ऊपर फोर्स होना चाहिए था किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। यार v क्रॉस बी ये पढ़ा हुआ है ना, तो v क्रॉस बी ये डायरेक्शन किसका हो गया? फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल का लिख सकते हैं ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स आया तो नेगेटिव पे किधर आएगा? नीचे आएगा। गुड। तो मैं इसको बाहर निकाल के दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पे एक नीचे फोर्स आ जाएगा कितना? Q V B लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस फोर्स की वजह से नीचे भागना शुरू होगा। तो देखो ये वाला जो एंड है ये माइनस माइनस चार्ज यहां पे आने लग जाएगा। यार इलेक्ट्रॉन अगर नीचे मूव कर रहा है, भाग तो नहीं सकता, लेकिन एकदम एंड पे जाके एक्यूमुलेट हो सकता है, तो वो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है। तो दूसरी तरफ क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? अब इसको और ढंग से देखिए, मतलब इसको फिर से मैग्नीफाई करके दिखाने की मैं कोशिश करूं। यही रॉड है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स था जो नीचे लग रहा था। ये जो चार्जेस आए भी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक फील्ड जनरेट होगा। राशि किधर होगा? ये फील्ड, एक फील्ड जनरेट हो जाएगा ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। फील्ड के लिए सीधा तरीका मैंने बताया, कभी भी फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज सोचो कि एक है, तो यार मैं एक पॉजिटिव चार्ज सोचूंगा तो किधर आएगा फोर्स? फील्ड डाउनवर्ड्स। तो एक फील्ड यहां पे किसकी वजह से आया? उस इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक तरफ चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था नेगेटिव चार्ज, तो दूसरी तरफ क्या था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। यहां तक समझ आ रहा है? तो एक फील्ड जनरेट हुआ किधर? डाउनवर्ड्स। और ये वेरिएबल फील्ड है, बिकॉज टाइम के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस एंड पे पहुंच रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। बात समझ आ रहा है? तो
इनिशियली आपके इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ यही मैग्नेटिक फोर्स था, इनिशियली आपके पास क्या था, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स था। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे जैसे ई प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक और भी फोर्स आ गया, फील्ड डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, उल्टा। यार फील्ड डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आता है तो नेगेटिव चार्ज पे किधर आएगा, लिख सकते। तो एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते, लिख सकते ना, बात समझ आ रहा है। एट एनी टाइम टी सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, तो जब ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन का चलना क्या होगा, एक्स्ट्रा ड्रिफ्टिंग, उसके बाद का जो वो क्या होगा, सीज हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है। तो देखो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एफ इलेक्ट्रिक शुड बी इक्वल टू एफ मैग्नेटिक। अब एफ इलेक्ट्रिक कितना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई इंटू कैपिटल ई लिखोगे। सपोज ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, लिख सकते हैं ना, यहां तक समझ आ रहा है। क्यू वी बी मतलब ई वी बी, फिर से देखिएगा इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर हमने फील्ड लिया है, ये एक स्पेशल केस है, इसको फील्ड में हमने मूव करा है तो एक जनरेट हो रहा है, एक सोर्स है हमारे पास। यहां तक समझ आया सबको, कितना आएगा, ई जो आया वो V इंटू बी आ गया, लिख सकते हैं ना। अब देखो ये जो V भी आया, ये E मैक्सिमम है, क्यों मैक्सिमम है समझ आ रहा है, क्योंकि इसके बाद फर्दर मूवमेंट नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन का, तो E स्टैटिक हो गया। यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को इसमें, लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है तो इन दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। याद करिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये जनरल फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हम लोग लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। नेगेटिव का काम समझ आ जाएगा कि किधर का डायरेक्शन होगा, कौन सा हायर पोटेंशियल होगा। फॉर यूनिफॉर्म फील्ड हम लोग E को डेल वी बाई डेल आर लिख सकते, क्या लिख सकते, मतलब डेल वी के मैग्नीट्यूड के लिए सीधा सीधा E इंटू डेल आर लिखा जा सकता है, ये हमने कई बार कैपेसिटर में भी यूज किया हुआ है। यहां तक समझ आ रहा है सबको। तो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो ईएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या, E इंटू डेल आर, डेल आर कितना है, L है, तो देखो VBL, ये रिजल्ट देखिएगा और ये रिजल्ट देखिएगा। मैंने क्यों कहा था ये मैजिकल फॉर्मूला है, समझ आ रहा है। ये एक्चुअल प्रोसेस पे गए तुम कि यार ईएमएफ आया क्यों आया, तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, यहां तक समझ आ रहा है। इन्होंने सीधा लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ इन द लूप, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है किसी को। बट इसको करने से कई चीजें आपको पता लगी होंगी कि भाई यहां इसको लिखने से पता इसका कोई रोल नहीं है। अगर ईएमएफ की बात करें तो इसका कोई रोल है क्या, समझ आ रहा है। इस फॉर्मूले को यूज करना है तो बिना इसके कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम फ्लक्स नहीं लिखोगे तब तक तुम ईएमएफ नहीं लिख सकते, ठीक है ना। लेकिन यहां से ये पता लग गया यार ये ना भी हो, सिर्फ रॉड को मैं मूव कराऊंगा ऐसा इनसाइड द फील्ड तो दोनों एंड के बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। पहली चीज यहां तक समझ आ रहा है। तो यहीं से सीधे सीधे मोशनल ईएमएफ का एक कॉन्सेप्ट आया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं समझ आ रहा है। तो फाइनली जो कंक्लूजन है, यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहां तक आ जाएगा सुनीत, यहां तक सबके समझ आ गया, कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब देखिएगा कि भाई एक रॉड अगर है तुम्हारे पास, V से चल रहा है, ठीक है सीधा, और यूनिफॉर्म फील्ड में है, अगर ये B लूप है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ईएमएफ इन दोनों एंड के बीच में जो होगा वो कितना हो जाएगा, VBL, L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, लिख सकते हैं VBL। यहां तक सबके समझ आया, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है किसी को, समझ आया क्यों आया, वो इस एक्सप्लेनेशन से समझ आया होगा, इस डेरिवेशन से समझ आया होगा, लिख सकते हैं ना। कौन सा पॉजिटिव एंड बनेगा, कौन सा नेगेटिव एंड बनेगा, समझ आया, कौन सा पॉजिटिव एंड बनेगा। देखो अगर इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, नीचे, मतलब ये नेगेटिव एंड बन गया, दूसरा क्या होगा पॉजिटिव एंड। बट इस फॉर्मूले के लिए कुछ
कंडीशन है उसको याद रखना होगा हमें, ठीक है, कि V शुड बी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, नहीं V परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? क्योंकि परपेंडिकुलर अगर इसके पैरेलल है तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा समझ आ रहा है ना? क्योंकि जो फोर्स लिखेंगे वो अलोंग द लाइन ही इस तरफ से आ जाएगा, और इस तरफ थिकनेस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। बात समझ आ रहा है? दूसरा, इस पूरे वायर के लिए, पूरे लेंथ के लिए V को यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? यार ये V मान लो सेंटर पे अलग है, अलग अलग है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि आपने ऐसा लिखा सब जगह इलेक्ट्रॉन है, सबके लिए हमने V यूज किया हुआ है, तो मतलब रॉड के ईच एंड एवरी पोर्शन पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लाइक V होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को इसमें? लिख सकते हैं ना? यहां तक बन जाएगा। फिर अभी इसके बाद लेंस लॉ पे आएंगे कि भी अभी सिर्फ हमने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सोचा हुआ है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा मैंने डायरेक्शन बताने की कोशिश की। लेंस लॉ लूप में जाकर के एनर्जी कंजर्वेशन से वो डायरेक्शन बता देगा कि करंट का डायरेक्शन किधर आना चाहिए। फिर हम लोग एक शॉर्टकट यूज करेंगे जो सब लॉ से अलग होगा, वो किसी भी केस में हम लोग उसको यूज करके निकाल सकते हैं ना। यहां तक सबके समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? तो देखो, फराडेज एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से जो दो लॉ लिखा था उसका क्या मतलब है समझ आ रहा है। एक एप्लीकेशन हम लोग मोशनल ईएमएफ पे पहुंचे, वो कैसे लिखा समझ आ रहा है। अब देखिए, सीधा कुछ आसान सवाल करते हैं पहले कि भी अगर मान लो रॉड है, ठीक है, इसको इस तरफ मूव करा दिया V से, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है। अब दोनों एंड के बीच में जो ईएमएफ होगा वो कितना आएगा, तो क्या लिखोगे, V cos थीटा लिख देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, V cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो V cos थीटा इंटू B इंटू, ये आंसर हो जाएगा। लिख सकते? क्या लिखा समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? तो इस चीज का क्या मतलब हुआ, पता लग गया सबको। दूसरा क्वेश्चन, अब ये कह दिया कि यार एक रॉड दिया मैंने आपको, उसको एक एंड से फिक्स कर दिया है ना, मतलब ये रॉड जो है अबाउट दिस एक्सिस फ्रीली रोटेट कर सकता है, अबाउट दिस एक्सिस ये घूम सकता है, ठीक है ना। फिर से यूनिफॉर्म फील्ड है, लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, ठीक है, एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विथ ओमेगा एज शोन इन फिगर। दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विथ ओमेगा, लिख सकते। अब हमारे को इन दोनों एंड के बीच में कितना ईएमएफ आ रहा है वो निकालना है। ईएमएफ आएगा, बिल्कुल आएगा यार, क्योंकि यहाँ पे मोशनल ईएमएफ बन जाएगा। एक कंडक्टर है वो मूव कर रहा है इनसाइड द फील्ड, ठीक है। कब आएगा ईएमएफ, ये ध्यान रखिएगा, जब भी रॉड के परपेंडिकुलर अगर V का कंपोनेंट आता है डेफिनेटली ईएमएफ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर आता है तो फोर्स अलोंग द रॉड आ जाएगा, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लग जाएगा, दूसरा पॉजिटिव बनने लग जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और फाइनली ईएमएफ मिलेगा। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड क्या होना चाहिए, ईएमएफ होना चाहिए। लिख सकते हैं ना। अब कितना होना चाहिए ये कैलकुलेट करना है हमारे को। यहां तक सबके समझ आ गया क्या कहानी है? देखिए, अब यहां पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रॉड है, ये पक्की बात है, क्योंकि जब ये घूम रहा होगा तो किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं कोई भी एक पॉइंट के लिए बनाऊंगा तो वो एक सर्कुलर पाथ ऐसा बनाएगा, तो जो वेलोसिटी है वो तो अलोंग द टेंजेंट है, तो इसमें परपेंडिकुलर होने वाली चीज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गड़बड़ ये है यूनिफॉर्म V नहीं है। रॉड का ये वाला एंड एकदम से रेस्ट पे है, ये वाला एंड ओमेगा L से घूम रहा होगा, बीच वाला ओमेगा L/2 से घूम रहा होगा, तो अलग अलग पॉइंट पे क्या है, अलग अलग वेलोसिटी है। बात समझ आ रहा है? अब इसको मैं बाहर निकाल के बताता हूं तुम्हें। ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स पे गए, एक्स पे एक dx एलिमेंट ले लिया, देखिएगा तो ये एलिमेंट बहुत छोटा है ऐसा, ठीक है। तो एलिमेंट के लिए जो वेलोसिटी है यार वो कितनी होनी चाहिए, ओमेगा एक्स होनी चाहिए। यार टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू
रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, लिख सकते ना, लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो वेलोसिटी गिवन है कितना, ओमेगा एक्स, ये हमने लिख लिया। अब इस छोटे रॉड के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। अगर इस रॉड को देखो, ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो इस रॉड के लिए ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी ओमेगा एक्स, परपेंडिकुलर भी है तो ईएमएफ निकाल सकते हैं ना। तो इस छोटे रॉड के लिए जो ईएमएफ आएगा उसको डीई लिख दिया हमने, लिख सकते, तो कितना होना चाहिए, वी बी एल, तो वी मतलब ओमेगा एक्स, बी लिख सकते, और एल के लिए डी एक्स लिखोगे। यार इस छोटे रॉड का लेंथ जो है वो डी एक्स जैसा दिख गया, लिख सकते हैं ना, ये लिखा जा सकता है। बट ये फाइनल आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो छोटे स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है उसके लिए आया। कंप्लीट रॉड के लिए चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं, ओमेगा एक्स बी डी एक्स लिख सकते। लिमिट क्या होगा, फ्रॉम 0 टू एल, क्योंकि यहां से इंटीग्रेशन शुरू होगा, एल लिखा था ना, लिख सकते। तो देखो कितना आ जाएगा ईएमएफ, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। अरे एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2, तो 0 टू एल लिख लिया, समझ आया। तो देखो ये इमोशनल ईएमएफ हमने यूज किया और ये रिजल्ट आ गया। कर सकते हैं ना, कोई डाउट है किसी को, यहां तक सबके समझ आ रहा है। अभी इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्शन पे चलेंगे, पहले यहां तक देखिएगा। अब यहीं से देखो, ये एक फॉर्मूले जैसे भी, फॉर्मूला जैसा देख सकते हैं आप इसको। अब इसमें सॉरी क्या बन सकता है, और नया क्वेश्चन, रॉड देगा, उसको बीच से घुमा देगा, फिर ईएमएफ निकालिए, तो बीच से घुमाएगा तो अलग, इसके लिए अलग आप लिखोगे फॉर्मूला, इसके लिए अलग लिखोगे, और इन दोनों का डायरेक्शन लिखोगे। कैसे लिखोगे देखिएगा, अगर मैं इस हाफ की बात करता हूं, फील्ड इनवर्ड्स है और घूम रहा है ये क्लॉकवाइज, तो जो इलेक्ट्रॉन पे इस फर्स्ट हाफ के लिए जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा, देखो V क्रॉस B ऐसा है, तो फर्स्ट इसके लिए पॉजिटिव पे इधर आ रहा है तो नेगेटिव पे इधर आएगा, मतलब ये इस तरह के बैटरी जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये वाला एंड नेगेटिव और ये वाला एंड क्या हो गया, पॉजिटिव। आप समझ आ रहा है। लेकिन जब मैं इस पे आऊंगा तो ये उधर मूव कर रहा है, देखिएगा इसकी वेलोसिटी इधर है, अगर मैं यहां पे देखूंगा तो जो फोर्स आना चाहिए वो किधर आएगा, इधर आएगा। अरे पॉजिटिव पे इधर आ रहा है तो नेगेटिव पे इधर आएगा, तो अब ये नेगेटिव बनेगा और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। बात समझ आ रहा है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हो ना, वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखा था, तो एग्जैक्टली बीच से अगर घुमा दिया तो नेट ईएमएफ इन दोनों एंड के बीच में कितना होगा, 0। बात समझ आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यही आएगा इस फर्स्ट हाफ के लिए और सेकेंड हाफ के लिए भी, बट ये प्रॉपर साइन कैसे लिखा है ये देखिएगा। बात समझ आ रहा है। लेकिन एंड पे ना, बीच में ना जाकर के मैं L/4 से घुमाऊंगा, फिर भी ये प्लस और माइनस तो रहेगा, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, इधर अलग आएगा और इधर क्या होगा, अलग आएगा। लिख सकते, तो इधर से प्लस लिख दिया और इधर क्या होगा, माइनस। यहां तक समझ आ रहा है। तो इसको आंसर पे इस साल भी किसी एक एग्जाम, पता नहीं कौन से पेपर में था, बट इस साल भी पेपर में ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया, घूम रहा है कैसे निकालना है, क्यों लिखना है, हमने क्या यूज किया, मोशनल ईएमएफ। अभी जितने भी कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ कर रहे हैं। इसके बाद जो आएगा लेंस लॉ से हम डायरेक्शन सीखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते, फिर नेक्स्ट जो होगा वो मोशनल नहीं स्टैटिक कंडक्टर होगा, फील्ड को चेंज करा देंगे। ये भी तो हो सकता है ना यार, फ्लक्स का फॉर्मूला B.ds लिखते हैं आप, तो भाई मैंने S को कांस्टेंट रख के B को चेंज कर दिया, तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें ईएमएफ मिलना ही चाहिए। तो यहां तक सबके समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं, कुछ और इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये इस तरफ फील्ड है, इस तरफ फील्ड नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा कंडक्टर बना दिया, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप जैसा एक कंडक्टर है, रेडियस गिवन है कुछ सपोज R, ठीक है। अब इसको ओमेगा से घुमा दिया यार, ठीक है। अब ईएमएफ आएगा क्या इस लूप में,
तो सबसे पहले देखिए क्यों आएगा, तो जैसे घुमाओगे तो लूप के अभी इनिशियली एट t0 जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है, 0। t0 पे टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। सॉरी, जैसे घुमाएंगे अब क्या होगा, इस लूप का कुछ पोर्शन फील्ड के अंदर आने लग जाएगा, मतलब फ्लक्स बढ़ना शुरू हो गया। फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से, है ना, वहाँ से और आप समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ तक समझ आ गया। एट एनी टाइम t, सबको समझ आ रहा है ना। ये थोड़ा सा अंदर घूम जाएगा ऐसा, तो क्या लिखेंगे आप, ये ऐसा बन गया यार, जो लूप ऐसा पहले था वो तो घूम करके ऐसा हो गया, लिख सकते हैं ना। तो ये जो एंगल है यार, इसको मैं ओमेगा इंटू टी लिख सकता क्या। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था, तो आफ्टर टाइम टी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ओमेगा इंटू टी। तो एट एनी टाइम टी ये ऐसा बन जाएगा। तो अब जो लूप है वो ये है, लिख सकते। तो एट दिस मोमेंट t0 पे क्या था, सीधा था। t0 पे लूप ऐसा था, वो जो पहला डायग्राम दिख रहा था आपको, है ना। तो एट दिस मोमेंट जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा यार, ये वाला एरिया सिर्फ, है ना। टोटल एरिया अगर होता तो कितना होता, पाई आर स्क्वायर, कुछ नहीं तो ऐसा तो निकाल ही सकते ना। अगर टोटल लूप का एरिया लिखे तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर 2 पाई एंगल, पाई आर स्क्वायर फॉर यूनिट एंगल इट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। फॉर दिस एंगल इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टी ना, लिख सकते। तो ये क्या है, एरिया ऑफ दिस पार्ट, कर सकते हैं ना यार। सीधा फॉर्मूला भी याद रखते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ये एरिया हो गया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बने बी, लिख सकते हैं ना। यहां तक समझ आया। अब देखो सीधा ईएमएफ चाहिए तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस डी फाई बाई डी टी कर ले रहे हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। पाई पाई कैंसिल हो गया। बताइए कांस्टेंट क्या है, 1/2, ठीक है। देखिएगा 1/2 आर स्क्वेयर ओमेगा बी कांस्टेंट है, लिख सकते। अरे सब कांस्टेंट था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सब कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा ना यार। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर। यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। दूसरा मेथड, एक रॉड है जो घूम रहा है, एक रॉड है जो यूनिफॉर्म फील्ड में घूम रहा है विथ ओमेगा। रिजल्ट क्या आया था, 1/2 बी ओमेगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वेयर आया था, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर आया। क्योंकि एक पोर्शन तो बाहर है, दूसरा पोर्शन अंदर है। बट आपका डाउट ये आएगा कि भाई ये भी तो है, ये पोर्शन भी तो घूम रहा है, लेकिन देखना इस पोर्शन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कंडक्टर। देखिएगा ये घूम रहा है तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब टेंजेंशियल डायरेक्शन में घूम रहा होगा। और जब भी रॉड के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी, इसकी वजह से ईएमएफ जीरो आता है। क्यों जीरो आता है पता है, क्योंकि इसके वजह से जो फोर्स आएगा वो साइड वाइज आ जाएगा। अब थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल है थिकनेस, तो जब लेंथ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए तो वो तो जीरो आ जाएगा ना। बात समझ आ रहा है। तो देखो ये सीधा सीधा अगर हमने फराडे रिजल्ट से, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से करने की कोशिश की तब ये आएगा, वहां से भी यूज करोगे तब भी यही आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। यहां तक सबके समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को, नहीं। फिर देखिए इसमें क्या और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया, लूप है, ठीक है ना, रेडियस आर गिवन है, ठीक है। अब यहां पे कुछ नया ही किया। अब इसको क्या किया, अबाउट दिस एक्सिस, मतलब अबाउट डायमीटर, इसको ओमेगा से घुमा दिया। मतलब अभी लूप ये तो ऐसा घूम रहा है, बात समझ आ रहा है। अब क्या ईएमएफ आएगा, मोशन तो है, कंडक्टर का मोशन है, ईएमएफ आएगा क्या, एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है। और फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट डी एस, मतलब बी डी एस कॉस थीटा आएगा। तो तीनों चेंज आ रहा है तब तो होगा ही होगा।
कोई एक क्वांटिटी भी अगर चेंज हो रही है कहीं से भी तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो हमने इसको ओमेगा से घुमा दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? आफ्टर टाइम टी, शुरू में ये एज्यूम कर लो, आफ्टर टाइम टी ये जो थीटा है, अभी सपोज करो अंदर था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कुछ ले सकते, तो टी जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर भी यही है, तो चलेगा? लिख सकते ना? टी जीरो पे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या किया आपने? आफ्टर टाइम टी, शुरू में दोनों ऐसा था यार, जब ये घूमेगा तो ये ऐसा घूम रहा होगा। देखिएगा, ऐसा देखो, शुरू में ये फील्ड वेक्टर है, इनवर्स में ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक है ना? तो ये फील्ड वेक्टर हो गया, एरिया ये था तो एरिया का परपेंडिकुलर भी यही हो गया, तो ये फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर है। अब अगर इसने इधर घूमना शुरू किया ऐसा या ऐसा, तो फील्ड तो ऐसा ही रह गया, बट एरिया इसके साथ ही घूमना शुरू होगा। तो अगर हाथ थीटा से घुमाए तो एरिया वेक्टर भी थीटा से घूम गया। तो आफ्टर टाइम टी जो थीटा हो जाएगा वो ओमेगा टी होगा। आफ्टर टाइम टी जो एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया। लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं समझ आया? देखो यार, एक कॉपी दे दो, देखना, इसमें मान लो फील्ड अभी इस तरफ को है, तुम्हारी तरफ ये फील्ड है और ये लूप है, तो लूप का एरिया भी यही हो गया। ये लूप का डायरेक्शन ये हो गया, लूप का एरिया ये हुआ, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आपको पता है, तो ये हो गया। फील्ड आप याद रखिएगा, फील्ड इधर ही है। अब मैंने इसको लूप को चेंज करा है, रोटेट करा है, तो यार ये वेक्टर भी रोटेट कर गया ना, लेकिन वो फील्ड वाला तो उधर ही है। तो अगर ये थीटा से घुमा तो थीटा, ये एंगल भी थीटा ही हो जाना। और अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ये, तो क्या होगा? थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं आप। यहां तक समझ आ गया? तो एट दिस टाइम जो फ्लक्स होगा वो पाई आर स्क्वेयर इंटू बी इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। क्या जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? पाई आर स्क्वेयर बी कॉस ओमेगा टी। एट टाइम टी ये फ्लक्स लिख सकते हैं ना? अब अगर यहां से हमें ईएमएफ चाहिए तो क्या होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं ना? डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कॉस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर बी ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, लिख सकते हैं ना? तो इसमें देखो ये कांस्टेंट है, यही मैक्सिमम ईएमएफ हुआ, इसको ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिखा जा सकता, जिसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। जो ऑल्टरनेटिंग करंट, इसके वेरी नेक्स्ट जो चैप्टर आना है उसमें पढ़ेंगे अब लोग। बात समझ आ रहा है? तो एसी वोल्टेज जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो यहां से आता है। अरे कोई भी डायनामो जो होता है ना, वो ऐसा ही तो होता कि भी लूप होते, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते और बीच में कॉइल बना होता है। एक्सटर्नल एनर्जी से उस कॉइल को घुमाते हैं, ठीक है? और घुमाने से क्या होता है? यही प्रोसेस है, ईएमएफ जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तुम्हें। समझ आ रहा है? फिर अगली क्लास में हम लोग लेंस लॉ और डायरेक्शन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि यार ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जो ईएमएफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से मिला। अब ये आप कह ही नहीं सकते कि ये मैग्नेटिक फोर्स के वर्क डन से मिला है, क्योंकि बिल्कुल पहली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज मूवमेंट जो होगा वो ऑलवेज फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स के परपेंडिकुलर मूवमेंट में कभी कुछ क्या वर्क डन आना ही नहीं है। तो क्या ऐसा है कि मैग्नेटिक फोर्स के वर्क डन से, अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक समझ आया? सब जगह क्या मिला? ईएमएफ मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जनरेट करने की कोशिश किया, करने का एक थ्योरी देखा है, बट ये आया कहां से? इन सभी जगह देखना आप, एक पहले से वेलोसिटी अवेलेबल थी। अगर V नहीं होता तो मैग्नेटिक फोर्स वो एनर्जी ला सकता था क्या? पहले से V अवेलेबल था। अब अगली क्लास में हम लोग लेंस लॉ से पढ़ेंगे कि जैसे वो चलना शुरू होगा उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी उल्टा आना शुरू हो जाएगा। यार जैसे चल रहा है तो एक करंट आ जाएगा लूप में, और उस करंट की वजह से इस V के ओपोजिट एक फोर्स हमेशा आएगा, और ये फोर्स इस V को कम करेगा। मतलब जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो अगेंस्ट द मैकेनिकल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, जैसे रॉड रखा था ना, रॉड को V से चलाया हमने, देखना
कल इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये इधर मूव कराया था वी से, कराया था ना, तो ये क्या बना था, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव इधर गया था, तो ये ऐसा बैटरी जैसा बिहेव करता, अरे ऐसा बैटरी जैसा बिहेव करता। अगर इसमें रजिस्टर होता तो एक करंट हो जाता यार, आई, इस वायर पे आई करंट होता, तो देखो आई डी एल क्रॉस बी, एक फोर्स आ जाता है इधर, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स कंटिन्यूसली वी को कम करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिल रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट मिल रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी जो बाहर से तुमने किसी और एनर्जी के सोर्स के थ्रू अपने किया हुआ है। बात समझ आ रहा है? तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या रोल है, वो मीडिएटर है यहाँ पे, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक चीज है। नहीं, अब जैसे एनटीपीसी की बात करें, थर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें डायनेमो वहां पे भी होना है। तो डायनेमो क्या करता है, उस थर्मल एनर्जी से जो मैकेनिकल एनर्जी मिली है, जो भी टरबाइन घुमाया, जो भी किया हुआ है हमने, वहां से इलेक्ट्रिकल बनाया। जैसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट में कहते हैं हाइट से पानी आता है, वो टरबाइन घुमाता है, ठीक है ना, तो वो एक मैकेनिकल एनर्जी हुआ, वो डायनेमो के थ्रू हम लोग क्या इलेक्ट्रिकल में ले जाते हैं। वहां पे भी मैग्नेटिक फोर्स का रोल है, बट क्या है, वही बीच वाला मीडिएटर का आ गया। ठीक है, तो यहां तक सबके समझ आ गया। अगली क्लास में हम लोग लेंस लॉ पढ़ेंगे, जिसमें वो ऑफिशियल फॉर्मूला है डायरेक्शन निकालने का। ऑफिशियल लॉ है कि भी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन हम लोग अनऑफिशियल वो फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे, जिससे कि जल्दी अप्लाई कर पाए, समझ पाए। ठीक है, तो पहला ये एक पूरा सेशन लेंस लॉ में लगाएंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा हो जाएगा कि ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एरिया कांस्टेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा कंडक्टर का, बट फील्ड को चेंज करा रहे होंगे, है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन इसके बाद फिर वो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे ट्रांसफार्मर और वो सारी चीजें पढ़ते हैं। देन एसी, तब फिर ये तुम्हारा कूलम्स लॉ से शुरू होकर के ये फाइनली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए यहां तक समझ आया? लिख लिया? नहीं लिखा? गुड, चलिए अब तो देखने की